हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली फॉर क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स। जो इस छोटे से वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस बुकलेट से। और चैप्टर इस बार हम लोगों ने लिया है, सिलेक्ट किया है लाइफ प्रोसेसेस। तो क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ पहले अच्छे से हम लोग स्टडी कर लेते हैं, देन वी विल अटेम्प्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। गिवन हियर आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन देखते हैं और बाद में हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस। विलियम हार्वे was one of the early biologists who studied bodies of humans and animals. विलियम हार्वे के बारे में आप एक बात और जान लो कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो इन्होंने ही डिस्कवर किया। He is credited to what? Discovery of blood circulation in human beings. And he even dissected the bodies and did experiments with the heart and blood vessels. Animals का bodies को कट करके स्टडी किया गया क्या अबाउट ब्लड सर्कुलेशन। उस वक्त इनके पास माइक्रोस्कोप का फैसिलिटी नहीं था, इतना एडवांस्ड सिस्टम नहीं था कि वो बहुत डिटेल स्टडी कर पाए। फिर भी उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है दैट ही वाज एबल टू एक्सप्लेन। He concluded from his experiments that blood leaves the heart through the arteries. जो बात हम लोग अभी जानते हैं कि blood vessels that carry blood from heart to the different parts of the bodies, और वो blood vessel arteries, ये इन्होंने ही बताया था। And returns via veins. So arteries carry blood out of the heart and veins carry blood into the heart. However, he could not explain how blood left the arteries to enter the vein. कि किस तरह blood आर्टरी से बाहर जाता है और वेन से एंटर होता है, उसका डिटेल उस वक्त नहीं बता पाए थे। रीजन क्या है? रीजन है उनके पास इतना एडवांस्ड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम नहीं था। He said that there must be some structures between arteries and veins, but he could not find them. अब आर्टरी और वेन के बीच में भी कुछ स्ट्रक्चर है जो दोनों को कनेक्ट करता है। इन स्ट्रक्चर के बारे में इनको पता नहीं चला। और रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है कि उतना डिटेल स्टडी करने के लिए उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था। और ये आर्टरी वेन्स को कनेक्ट करने वाला जो ब्लड वेसल्स है, यह आर्टरी, यह वेन, और दोनों को कनेक्ट करने वाला ब्लड वेसल जो है कैपिलरीज, वो थिन है। और इतना थिन है कि इनका वॉल जो है 1 सेल थिक है। तो उनको इन कैपिलरीज के बारे में नॉलेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था। देन मार्सेलो मेलपीजी लेटर डिस्कवर्ड दी स्ट्रक्चर। तो ये कैपिलरीज किसने डिस्कवर किया? मार्सेलो मेलपीजी ही डिस्कवर्ड कैपिलरीज। लेकिन कैपिलरी डिस्कवर तो नेकेड आई से नहीं हो सकता था। कैपिलरी डिस्कवर किया गया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड व्हाइल ही स्टडीइंग अ डेड फ्रॉग्स लंग्स। और फ्रॉग का लंग्स को स्टडी करते वक्त पता चला किसके बारे में? कैपिलरीज के बारे में। तो अब देख लेते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन बाय वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डिड मेलपीजी फाइंड इन द फ्रॉग? मेलपीजी फ्रॉग में कौन सा स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर चुके थे जो विलियम हार्वे नहीं कर पाए थे? क्या वो सेल्स है? क्या वो कैपिलरीज है? क्या वो चैम्बर ऑफ द हार्ट है? क्या वो स्मॉल एयर सैक इन द लंग्स? तो बात यहां पे है कि वो क्या फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। वो फाइंड आउट नहीं कर पाए थे कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में भी कुछ कनेक्टिंग पार्ट है। और वो कनेक्टिंग पार्ट हम लोगों ने देखा कि ये जो डायग्राम है, इससे हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने वाला पार्ट क्या है? दे आर व्हाट? कैपिलरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिलरीज। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक और एमसीक्यू है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन व्हाई विलियम हार्वे कुड नॉट फाइंड दीज स्ट्रक्चर्स? दीज स्ट्रक्चर्स का मतलब कैपिलरीज विलियम हार्वे फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। उसका क्या रीजन है? 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए, दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट फाउंड इन ह्यूमंस। पहला रीजन बोला गया कि ह्यूमन में ये स्ट्रक्चर यानी ब्लड कैपिलरीज नहीं होता, और हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में तो होता ही है। दीज स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ओनली इन लंग्स। क्या वो जो कैपिलरी का बात हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया, क्या वो सिर्फ लंग्स में है? नो, इट इज नॉट टू। तो फाइंड आउट लंग्स में हुआ, लेकिन फ्रॉग का लंग्स में, लेकिन वो बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में होता है। जहां जहां आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेगा वहां वहां कैपिलरीज बनेगा, फिर वहां वेन्स ब्लड को कैरी करके बैक लेके आएगा कहां? टुवर्ड्स द हार्ट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो रॉन्ग लग रहा है। देन ऑप्शन सी, दीज स्ट्रक्चर्स बिकम विजिबल ओनली इन डेड एनिमल्स। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई स्ट्रक्चर लिविंग डेड में दिखाई दे रहा है तो वो लिविंग में भी दिखाई देगा।
देन these structures were too small to be seen by naked eye। ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्लड कैपिलरीज आर दे आर वेरी थिन वेसल्स, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और उस वक्त माइक्रोस्कोप विलियम हार्वी के पास नहीं था। thereby Marcello Malpighi he was able to see what capillaries using microscope। so इसका आंसर जो होगा which option, option D is the correct answer for this MCQ। कंटिन्यू करते हैं। now another question related to the same paragraph। क्वेश्चन है which of the following statement about arteries and veins is true। तो ये यहां पे ऐसा कोई नॉलेज नहीं दिया गया आपको, अपना ये चैप्टर लाइव प्रोसेस पढ़ने के बाद क्या ये नॉलेज है अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स, ये आपको देखना है। तो ऑप्शन ए में गिवन है आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स, और आर्टरीज का वॉल थिक होता भी है, क्यों? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फ्लो जब करता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, और ज्यादा प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए आर्टरीज का वॉल कैसा बन गया, थिक वॉल। पहला ही करेक्ट लग रहा है, लेकिन आप एमसीक्यू जब भी करो तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको करेक्ट लगे भी तो बाकी तीन को एलिमिनेट करना है, आपको चेक करना है कि कंफर्म करना है कि बाकी तीन ऑप्शन रॉन्ग है। सो सेकंड वन वेन्स हैव थिकर वॉल्स देन आर्टरीज, ये नहीं हो सकता। ऑल आर्टरीज कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी नहीं है, क्यों? यहां के बिना ऑल आर्टरीज कैरी व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हम लोग जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी इट कैरीज व्हाट काइंड ऑफ ब्लड, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर आपको पता है आप कमेंट में बताना कि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कैरी कहां से कहां करता है। इट इज हार्ट से करेगा, लेकिन हार्ट से कौन सा ऑर्गन तक, आप कमेंट में बताओ। तो यहां ऑप्शन सी में दिया गया ऑल आर्टरीज कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अबाउट पल्मोनरी आर्टरी हियर इज गिवन ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पल्मोनरी वेन दैट कैरीज व्हाट काइंड ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके बारे में भी आप कमेंट में बताओ अगर आपको पता है कि पल्मोनरी वेन ब्लड को कैरी कहां से कहां करता है, कौन सा ऑर्गन से कौन सा ऑर्गन तक। थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूं। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू सर्टेन ऑर्गन का नाम आप बताओ अगर पता है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस ए, बी, सी और डी रॉन्ग है, तो करेक्ट इज ऑप्शन ए। तो हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस किया बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। आगे देखते हैं, उससे पहले आप देख लो यहाँ पे डायग्राम से समझ पाओगे आप। आर्टरीज का वॉल है थिक कंपेयर टू व्हाट, वॉल ऑफ द वेन। ये आप देखो वेन का वॉल थिन, आर्टरीज का वॉल थिक, और कैपिलरी का वॉल तो बहुत ही थिन, कितना, सिंगल सेल वॉल, मतलब वॉल जो है वन सेल थिक है। इतना छोटा वॉल, इतना छोटा वेसल्स जो कि नेकेड आई से नहीं दिखाई दे सकता। देन अनदर क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड 4 एमसीक्यू है, और फोर्थ एमसीक्यू में हम लोग पहुंच चुके हैं। Which two chambers of human heart have arteries connected to them? तो ये आंसर डिस्कस करने से पहले आप स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लो कि आपको पूछा कि ह्यूमन हार्ट का जो 4 चैम्बर्स है उनमें से कौन सा चैम्बर आर्टरीज के साथ कनेक्टेड है, उनमें से कौन सा चैम्बर आर्टरीज के साथ कनेक्टेड है। तो यहां आप देख सकते हो दैट आर्टरी कहां देखो आप, ये पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम वेयर, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी। और अगर और आप आर्टरी देखो तो यहां आप लेफ्ट वेंट्रिकल से देख सकते हो ये एओर्टा जो बाद में आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। यानी ऐसा कौन सा 2 चैम्बर है जो आर्टरीज के साथ कनेक्टेड, अगर मैं देखूं तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल दे आर कनेक्टेड टू आर्टरीज, एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम दे आर कनेक्टेड टू वेन्स, क्योंकि यहां ब्लड आएगा बॉडी का डिफरेंट पार्ट से और फिर वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर वेंट्रिकल से बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। सो अगर आपको पूछा जाए कि ह्यूमन हार्ट का कौन सा 2 चैम्बर आर्टरीज के साथ कनेक्टेड है, तो क्लियरली हम लोग बता सकते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन देखते हैं, which two chambers of human heart have the arteries connected to them? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन क्या हो सकता है। ए में यहां दिया हुआ है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम तो हो ही नहीं सकता, रॉन्ग है ये। फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ऑप्शन बी में है, तो एट्रियम तो हो ही नहीं सकता। देन ऑप्शन सी में लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज विच ऑप्शन, ऑप्शन डी। सो वी डिस्कस्ड 4 एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ। तो हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं एंड गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां जो क्वेश्चन आप देखो ये एक रेस्पिरेशन रिलेटेड क्वेश्चन है गिवन हियर। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन चाहिए, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and it oxidizes food to release energy and that energy is released in the form of ATP। अब इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन यहां दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। इन 5 क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे
First one, name the structures through which gaseous exchange takes place in plants and human beings. उन स्ट्रक्चर का नाम बताना है जिनके थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज होता है, वेयर इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, स्पेशली हम लोग ह्यूमन बींग्स का बात करते हैं। तो प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर कौन सा है? प्लांट्स में अगर इन स्ट्रक्चर का बात करें तो इन प्लांट्स हम लोग बोल सकते हैं टमाटा, ओके, और वी कैन से गार्ड सेल्स। वैसे तो स्ट्रक्चर प्रॉपर आंसर है टमाटा। तो अगर आपको पूछे नेम द स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, दे आर स्टोमाटा एंड गार्ड सेल्स हेल्प इन व्हाट? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आप इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर सकते हो। सिमिलरली इन केस ऑफ एनिमल्स, इफ आई आस्क यू व्हिच स्ट्रक्चर, तो हम लोग बोल सकते हैं लंग्स, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक बताना चाहिए कि द स्ट्रक्चर्स आर लंग्स एंड इन द लंग्स सम sac like bag like structures are there. That structures are alveoli which help in what? Exchange of gases. So we can write here as answer in human beings का अगर बात करें, we can write what? Lungs, we can write alveoli. Okay, आप क्या करना, दो सेंटेंस फ्रेम कर लेना। पहला मैं बता देना that structures are stomata in plants and गार्ड सेल्स हेल्प इन व्हाट? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। रफ डायग्राम बना सको तो अच्छा है, लेकिन 1 मार्क है तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। और ह्यूमन बींग्स में द स्ट्रक्चर्स आर लंग्स एंड इन द लंग्स आल्सो देयर आर सम sac like structure, bag like structure, thin membranous structure that help in what? Exchange of gases. Now moving to second question. If you look at here, name the structure that controls the size of chest cavity in humans to facilitate what? Exchange of gases. इसमें बात हो रहा है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त जो चेस्ट कैविटी का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, उसका जो साइज बदलता है, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है? वैसे तो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ मसल्स भी हेल्प करता है, लेकिन यहां पर्टिकुलरली किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। नेम द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इन ह्यूमन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है डायफ्राम। कौन सा स्ट्रक्चर? डायफ्राम। आप देख सकते हो कि इनहेलेशन के वक्त डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड डाउन मूव करता है। दिस इज दैट वॉल। ओके, एंड एक्सहेलेशन के वक्त डायफ्राम गेट्स रिलैक्स्ड एंड इट मूव्स अप। तो इनहेलेशन के वक्त जब डायफ्राम डाउन आता है तो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, और एक्सहेलेशन के वक्त जब डायफ्राम रिलैक्स होता है, अपवर्ड मूव करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब वो स्ट्रक्चर जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करता है ड्यूरिंग व्हाट? इनहेलेशन द वॉल्यूम इज इंक्रीज, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वॉल्यूम इज डिक्रीज, और इस स्ट्रक्चर का नाम है डायफ्राम। तो आंसर आप नोट डाउन कर सकते हो। द आंसर हियर इज क्या है? इट इज डायफ्राम, दैट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन प्लांट्स? चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर प्लांट्स में बात करें, वो प्लांट्स का इंटरसेल्युलर स्पेस और सेल्स के बीच में होता है, दैट एक्सचेंज, एंड इट ऑकर्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन। It occurs by the process of diffusion. स्टोमाटा से गैस का एंट्री होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस में चला जाएगा, इंटरसेल्युलर स्पेस से सेल्स के अंदर, और सेल से फिर बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में आप जानते हो कि देयर इज मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोसेस का नाम है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, whether it is in plants or in human beings, that process is diffusion. So last question का आंसर क्या होगा? आप आंसर लिख के रख सकते हो। आंसर हियर, द प्रोसेस इज व्हाट? दैट प्रोसेस इज डिफ्यूजन। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहां देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, व्हाई इज द प्रोसेस नेम्ड इन सी में जो प्रोसेस का नाम था वो डिफ्यूजन, नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी जो है वो कोई छोटा बॉडी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी नहीं है, ह्यूज बॉडी स्ट्रक्चर विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। प्लांट्स में काम चलता है क्योंकि उनका एनर्जी डिमांड कम है, और ह्यूमन बींग्स दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उनका एनर्जी डिमांड ज्यादा है। तो ज्यादा एनर्जी डिमांड, फास्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड, और डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस। तो डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमन बींग्स फॉर व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Now another question, this one, fourth question.
क्वेश्चन है व्हाई इज द प्रोसेस नेम्ड इन सी, और जो थर्ड क्वेश्चन था सी था, उसमें जो आंसर था डिफ्यूजन, उस प्रोसेस का नाम। व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, हम लोग का एनर्जी डिमांड ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी डिमांड, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई, फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई इज रिक्वायर्ड, और डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। कितना स्लो? अगर मैं बात करूं कि लंग से टो सेल तक डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर ऑक्सीजन को जाना होता तो 2-3 साल लग जाता, और 2-3 साल तक हम लोग का टो सेल्स सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन नहीं कर सकते। तो देयर इज नीड ऑफ फास्ट सप्लाई, और यहां पे बोला गया व्हाई इज दिस प्रोसेस नॉट सफिशिएंट, तो उसका मेन रीजन है द प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस, द प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस एंड is not sufficient to meet the demand of cells. Now, how is this complemented in human to ensure that oxygen is carried to all parts of the body? अगर डिफ्यूजन प्रोसेस से काम नहीं चल सकता तो ऐसा क्या चीज है जो उस प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उस प्रोसेस को हेल्प कर रहा है? कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन। तो यहां पे बात हो रहा है अबाउट व्हाट? हीमोग्लोबिन। अबाउट व्हाट? हीमोग्लोबिन। सो हाउ इज दिस कॉम्प्लीमेंटेड? एंड इट इज कॉम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रेजेंस, इस जो डेफिशिएंसी है, डिफ्यूजन प्रोसेस का जो प्रॉब्लम है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कौन? क्या? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। कैसे? हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन combines with oxygen and forms an unstable compound, and that unstable compound is oxyhemoglobin, ओके। तो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म में आप देख सकते हो यहाँ की आरबीसी में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्म्स अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज के पास पहुंचता है, इन दैट केस इट रिलीजेस व्हाट? ऑक्सीजन गैस, और टिश्यू सेल्स इसी ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई इज द प्रोसेस नेम्ड नॉट सफिशिएंट, तो मेन रीजन है इट इज अ स्लो प्रोसेस, एंड सेकंड है कि हाउ इट इज कॉम्प्लीमेंटेड, दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, एंड हीमोग्लोबिन along with blood carries oxygen gas in the form of oxyhemoglobin. Moving to next question. Here it is given reactions in the living system can absorb heat and can release heat. और हम लोग जानते हैं कि हीट अगर एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, और अगर हीट रिलीज होगा तो विल से व्हाट? एक्सोथर्मिक। ओके, तो यहां क्वेश्चन है स्टेट वेदर द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। तो आप जानते हो कि डाइजेशन एक तरह का कैसा रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डाइजेशन इज द काइंड ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी तो रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल, अगर स्टार्च मॉलिक्यूल जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है, उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट करना होगा, देयर इज नीड ऑफ व्हाट? एनर्जी। इसका मतलब डाइजेशन प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब डाइजेशन इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? एंडोथर्मिक। तो यहां पे पूछा गया कि स्टेट वेदर हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है दैट हीट एनर्जी इज absorbed. Heat energy is absorbed. Then also write the scientific term. अब heat energy absorb होने वाला reaction को scientifically हम लोग क्या बोलते हैं? And scientifically it is said to be what? Endothermic reaction. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? Endothermic reaction. I hope you have understood. So we discussed 5 questions from that process के जो competency based question है उसमें अब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन जो उस बुकलेट में गिवन है लाइव प्रोसेसेस टॉपिक चैप्टर में। Now last question, this one given below is an image of an experiment conducted by a student to understand the process of respiration. He blows a clear solution present in the test tube and sees that it turns cloudy. तो यहां पे एक सॉल्यूशन लिया गया है और सॉल्यूशन से जब एक्सेल्ड एयर को पास करता है तो ये क्लाउडी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्लाउडी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है और ऐसा एक सॉल्यूशन जो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से क्लाउडी हो जाता है, दैट सॉल्यूशन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे अगर आंसर लिखा जाए ऑप्शन ए का, तो वी कैन से दैट व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस, द सब्सटेंस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
lime water. And we know that when carbon dioxide gas is passed through lime water, CaOH whole twice aqueous solution, और इससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं then we'll get what? Calcium carbonate which is insoluble product and water. Okay? और यही कैल्शियम कार्बोनेट मिक्सचर को मिल्की बना देगा because it is insoluble in water. So first question में what is the most likely substance? तो simple answer है lime water or we can say calcium hydroxide solution. Now second one, what could be the aim of this his experiment? क्या प्रूव करना चाहता था वो बच्चा? He wanted to prove what? That क्या प्रूव कि इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है that carbon dioxide is released during respiration. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ओके, एक्सेल एयर से ऐसा कौन सा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है? दैट गैस इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज शोन इन द एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा रेस्पिरेशन दिखाया गया? कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट और हम लोग जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 ऑक्सीडाइज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कौन सा रेस्पिरेशन में? इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इट इज? एरोबिक रेस्पिरेशन. तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज शोन इन द एक्सपेरिमेंट, आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और आपको पता होगा ड्यूरिंग एक्सेसिव मस्कुलर एक्टिविटी एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस और उसका प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड. ओके, क्या प्रोडक्ट है? लैक्टिक एसिड और साथ में ATP. लेकिन उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होता. इसका मतलब ह्यूमन बॉडी का अगर बात करें व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज शोन देयर? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज not produced during anaerobic respiration in muscle cell. मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और वो लैक्टिक एसिड बाद में ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करता है. दैट मींस एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है. कैसा रेस्पिरेशन? अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना है तो ह्यूमन बॉडी में व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लिखना क्या आपको? व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज शोन हियर? एरोबिक रेस्पिरेशन. जस्टिफिकेशन क्या देगा कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी. फर्मेंटेशन, that means anaerobic respiration also takes place in muscle cell. During that lactic acid is produced but carbon dioxide gas is not produced. So we can say that aerobic respiration, okay, takes place and because of that carbon dioxide gas is produced. I hope you have understood that questions I have discussed and their solution. जब भी आप equation लिखो एग्जाम में, equation आप बैलेंस जरूर करना. Here 6 carbons, so you can write 6 here, और hydrogen 12 है, you can write 6 here. ऑक्सीजन इधर 12 और 6 18 हो गया, तो 6 यहाँ पे. इफ यू राइट 6 हियर, इक्वेशन इज बैलेंस. बैलेंसिंग बहुत जरूरी है. जब भी आप इक्वेशन यूज करो, इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड. और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो.